ओके, मैं लेक्चर नंबर 6 आखिरी लेक्चर स्टेट्स के अंदर आज हम लोग बात करने वाले मोड के बारे में। मोड के बारे में जब हम लोग बात करें तो मोड के लिए हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। मोड के अंदर आपके पास जिसके अंदर साइज आता है, जैसे टी शर्ट के अंदर आप कभी देखना, कभी भी मॉल में घूमने जाओ ना, वहां पे जाके देखना, आपको है ना मीडियम और लार्ज के अंदर सबसे ज्यादा वेरायटी मिलेगी। बराबर, स्मॉल के अंदर, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल के अंदर ज्यादा वेरायटी नहीं है। बराबर, जूतों के अंदर जिनके जूते 7 8 9 नंबर है ना, उन लोग के पास जूते मिल जाएंगे, पर 9 के ऊपर अगर कोई गया तो उसके पास उतनी वेरायटी नहीं है, जो मिले वो पहन लो। और 7 8 9 से नीचे अगर, तो उसको भी उतनी वेरायटी मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? उसका एक सिंपल सा रीजन बता, क्योंकि बाटा कंपनी जो है ना, वो ये देखती है कि भाई कौन से जूते सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। अगर 8 नंबर का जूता सबसे ज्यादा बिक रहा है तो वो कोई भी डिजाइन डालेगा वो बिक जाएगा। बराबर, एक ही डिजाइन के उसने 8 भी बनाए, 9 भी बनाए, 10 भी बनाए, 11 12 सारे बना दिए, तो हो सकता है 8 बिक जाएगा, पर 9 10 11 12 जो है ना, वो खाली पड़ा स्टॉक उसके पास रहे, और हो सकता है आउट ऑफ ट्रेंड भी चला जाए। वो नॉर्मली क्या देखता है कि मैक्सिमम नंबर कौन से जूते का जा रहा है। अब वहां पे वो एवरेज यूज नहीं कर सकता। आप समझो, अगर मान लो वो 4 कस्टमर का ले, इनका जूते की साइज 7 मेरा है, 8 इसका है, 9 इसका है, 7 + 8 + 9 + 10 / 4, ऐसे करके अगर उसका आंसर कुछ भी आ रहा है, बराबर, मान लो 8.5 आ रहा है, तो क्या 8.5 का जूता रखेगा वो? क्या आप चारों 4 जन 8.5 का लेके चले जाओ? वो नहीं कर सकता। वहां पे उसे क्या चाहिए? मोड, कि सबसे ज्यादा कौन सा उठ रहा है। क्लियर है? वो चीज है। आईफोन वाले भी ये करते होंगे, सैमसंग वाले भी ये करते हैं, कौन सा मॉडल उनका सबसे ज्यादा जा रहा है। उसे एवरेज नहीं चाहिए, उसे चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इसलिए यहाँ पे हमने अनग्रुप डेटा में बोला हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज्यादा जा रहा है। मैंने ग्रुप डेटा में बोला विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और अनग्रुप डेटा में मैंने एक कंटीन्यूअस, सॉरी, ग्रुप डेटा के अंदर कंटीन्यूअस में मैंने क्या बना ली, एक फॉर्मूला दे दिया आप लोगों को। पर अगर दो चीजें हैं तो वहां पे हम लोग दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे, सम के साथ देखते हैं। क्लियर है? चलो, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि भाई आईक्यू आइडियाज दिए हुए, आपको मोड फाइंड करना है। MO इज इक्वल टू द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट रिपीटेशन। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 146 एक बार है, 146 दो बार है, इसके अलावा 138 एक बार है, 138 दो बार है, 138 तीन बार है, इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। 144 है, 134 140। हाँ, तो MO विल बी 138। इजी। क्लियर है? द हाईएस्ट जो रिपीट हो रहा है उसको ले लो। चलो, फिर उसके बाद the following tables given find the mode of the cake। तो MO भी डिस्क्रीट डेटा है, क्योंकि यहाँ पे XI भी है और दूसरा क्या है? FI। MO is equal to the observation having the highest frequency। किसकी इसमें से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 25 का ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 30। तो MO is equal to
MO इज इक्वल टू 13। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? डन। चलो फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कमेंट द मोड ऑफ द फॉलोइंग 8 कॉम्पिटिटर ऑन द रेस। अब यहाँ पे 25, 26, 32, 29, 31, 21। MO is equal to the observation repeated maximum times। तो यहाँ पे क्या कोई भी चीज रिपीट हुई है? कोई भी एक भी चीज रिपीट हुई है? नहीं। तो क्या करें? तो MO ना अप्रोक्सीमेट तो खाली क्लास में ही आएगा। खाली कब आएगा? क्लास के अंदर आएगा। क्लियर है? तो वो वाला चीज है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे सात्विक दिमाग वाले लोग, सात्विक दिमाग वाले लिखे सर एक भी नहीं हो रहा है तो MO इज इक्वल टू 0। दिस इज रॉन्ग। 0 1 भी नहीं है इसके अंदर। MO इज इक्वल देयर इज नो मोड, देयर इज नो मोड। ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी मोड बनता नहीं। सर 0 क्यों नहीं लिख सकते? अब कई लोगों के मन में ये कुतूहलता होती है, सर 0 क्यों नहीं लिख सकते? तो नहीं लिख सकते उसका रीजन बता। अगर मान लो यहाँ पे आप 0 लिख दिए तो अगर कोई डेटा ऐसा होता 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 4, 0, 10, 0, इसका आंसर क्या आता है? तो यहाँ पे 0 लिख रहे हो तो 0 बराबर है, पर यहाँ पे तो 0 है ही नहीं, तो हमने 0 कैसे डाला? क्लियर है? तो ऐसे डेटा के लिए 0 लिख सकते हो जहां पे 0 ही रिपीट हो रहा है, पर जहां पे 0 है ही नहीं उसको डाल ही नहीं सकते। क्लियर है? तो मोड देयर इज नो मोड ऐसा लिख के आओगे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये गलती करोगे आधे से ज्यादा सर कोई भी नहीं है 0। 0 इज आल्सो अ नंबर, 0 इज आल्सो ए नंबर। क्लियर है? तो चलो फिर उसके बाद अब ये डेटा है हमारे पास। MO की फॉर्मूला है, ये कंटीन्यूअस डेटा है, क्लास दिए हुए। MO की फॉर्मूला क्या है? L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इनटू। अब L देखते हैं लोअर बाउंड्री पॉइंट पे। पहले मुझे चाहिए FM। FM मतलब द मॉडल क्लास, मतलब जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे कहां पे दी है? ये FM। उसके ऊपर वाला क्या बन जाएगा? नीचे वाला क्या बन जाएगा? और ये वाला हमारा क्लास। अब आप क्लास को ध्यान से देखो, क्लास को ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 130 130 140 140 150 150 आ गया। 150 150 क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे L मेरा हो जाएगा L इज इक्वल टू 150। FM जो है वो है मेरा 30, F1 जो है वो है मेरा 90, F2 जो है वो है मेरा 10 है ना। फिर उसके बाद क्लास लेंथ। क्लास लेंथ हमेशा मैंने बोला ये दोनों को देखो, 150 और 160 का डिफरेंस कितना होता है? 10। अब मुझे ये फॉर्मूला में डालना है। MO इज इक्वल टू L 150 प्लस FM कितना मेरा 23, F1 कितना मेरा 19, 2FM 2 into 23 कितना होता है? 46 माइनस 19 माइनस 10 into 10 150 प्लस 4 upon 75 नेगेटिव आज 23 माइनस 19 4 होता है 46 40 upon 70 now 7 40 upon 70 करो तो 40 upon 70 2.35 डन। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? हैप्पी? समझ में आई बात है? तो ये सिंपल से कुछ सम्स है। अब यहाँ पे हमारे पास 0 to 5 5 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 50। क्लास लेंथ देखो ध्यान से, क्लास लेंथ ये इसका क्लास लेंथ क्या है? 0 से 5 5 होता है। यहाँ पे देखे तो ये देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड देखो 0 to 5 5 to 10 10 to 20 20 to 30। मैंने वो एक फॉर्मूला लिखवाई थी ना आगे, जब फॉर्मूला लिखवाई थी उसका पेज निकालो, वापस से पेज निकालो जो मैंने फॉर्मूला के लिए पेज जगह छोड़ी थी वहां पे। व्हेनेवर वहां पे एक नोट लिखवाई थी, व्हेनेवर देयर इज अनइक्वल, अगर क्लास लेंथ अनइक्वल है तो मैं वाले मोड वाली जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो यूज कर सकता नहीं। इसलिए मुझे यहाँ पे यूज करनी होगी MO इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार।
m मतलब मीडियन, x बार मतलब मेरी x बार को फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। तो ये सम करने के लिए आपको आगे के सारे लेक्चर 1 to 5 आने चाहिए। अब मेरे पास क्लास है, मुझे xi निकालना है। xi कैसे निकालूं? तो मैं क्या 0 + 5 डिवाइड बाय 2 2.5 5 + 10 डिवाइड बाय 2 पक्का 50 कहां से पता है? यहाँ पे लिखा ही हुआ था, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। हाँ, बोलो एक बार चेक कर ले यार, टाइपिंग मिस्टेक 22.9 x बार मिल गया। ये इजी। x बार के बाद हमें क्या ढूंढना है? मीडियन की हमारी फॉर्मूला क्या है वो देखो। m इज इक्वल टू, क्योंकि ये कंटीन्यूअस डेटा है, m इज इक्वल टू n/2 th ऑब्जर्वेशन। n/2 मतलब यहाँ पे था 50 50 डिवाइडेड बाय 2 th ऑब्जर्वेशन। हमारा है 25 पर हमें देखना होता है CFI। हमें कहाँ पे देखना होता है? तो पहले CFI ढूंढ लेते हैं हम लोग। CFI क्या है हमारा? 1 8 8 + 14 22 22 + 16 38 38 + 12 50। क्या 25 है? 25 से बड़ा कौन सा है? 38 की लाइन में जाते हैं और मैंने ये बना ली 7। क्लियर है? साफ बन गया मेरा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ये साफ पे। अब मेरा यहाँ पे m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इनटू c। मेरा l जो है वो, क्योंकि सारे कॉमन है 5 5 10 10 20 20, तो मेरा l बन जाएगा 20। n/2 मैंने फाइंड किया 25। cf के नीचे जहां पे अंडरलाइन है वो है 22। f के नीचे जहां पे अंडरलाइन है वो है 16। और क्लास लेंथ 20 और 30 का क्लास लेंथ, 20 और 30 का क्लास लेंथ वो है 10। 20 प्लस 21.875 मीडियम मिल गया। अब मेरा काम है मोड फाइंड करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ये दो फाइंड करके रुक जाते हैं, तो एक्चुअल में तो वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारा 3 है, तो 3 into m का आंसर है 21.88। 2x बार 2 into x बार की वैल्यू है 22.9। करो 65.64 65.68.7 68.7 लेंगे। 45.8 करो। हाँ 19.8 तो मेरा मोड कितना आ गया? 19.84। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का। तो मैंने एक सिंपल सा अनग्रुप डेटा सीखा है, मैंने एक डिस्क्रीट का सम उठा के सीखा है। डिस्क्रीट और अनग्रुप में तो कोई दिमाग लगाना नहीं। फिर एक में ऐसा भी दिखा है व्हेन देयर इज नो मोड, बराबर। फिर उसके बाद हमने एक देखा कंटीन्यूअस वाला सिंपल सा सम जहाँ पे एक हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन था। फिर हमने देखा क्लास लेंथ अलग अलग थी, तो हमने ये 3m - 2h बार वाली फार्मूला से भी सम किया। फिर उसके बाद जाते हैं टिपिकल सम्स। अच्छा टिपिकल सम्स थोड़ी देर के बाद, पहले इतना तक आप लोग लिख लो इसलिए काम होता है। अब देखो अब कुछ टिपिकल सम्स। मोड खत्म हो गया, मोड का जो लॉजिक था वो सारी चीजें हमने खत्म कर। अब कुछ टिपिकल। भाई एक बात है, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ वो आप लोग को हमेशा याद रखना है।
बराबर, वो कभी भी आ जाए तो Q1 is equal to P20, Q2 is equal to P50, which is equal to D5, which is equal to N. Q3 is equal to always equal to P70. सर ये क्या लिखा आपने? ये रिलेशन है, ये क्या है? रिलेशन. किसके बीच में रिलेशन? ये रिलेशन है बिटवीन क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डेसिमल्स. अब लॉजिकल बात करते हैं. चलो Q1 और P25 को अलग अलग करते हैं. Q1 की फॉर्मूला क्या होती है? कोई भी एक के अंदर ले लो तो 1 into n plus 1 divided by 4 होता है ना. और P25 की फॉर्मूला अगर बात करो तो P25 25 into n plus 1 divided by 25 4 100. तो बात तो यही हो गया, बात तो यही हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं. तो ये दोनों की फॉर्मूला कुछ भी डालो पर बात एक ही जगह पे आएगी. फिर उसके बाद Q2 P50 D5 और n सबकी फॉर्मूला है. Q2 की फॉर्मूला क्या है? 2 into n plus 1 divided by 4. मतलब P50 की जो फॉर्मूला है वो है 50 into n plus 1 divided by 100. तो 0 0 कैंसिल, 5 हो गया सेम. D5 की फॉर्मूला अगर बात करो तो 5 into n plus 1 divided by 10 है, तो 5 2 सा. और n की फॉर्मूला की बात करो तो n plus 1 divided by 2. तो ये 2 2 सा भी अगर बात करो तो फिर भी बात एक ही हो रही. क्लियर है? तो इस हिसाब से अगर आप लोग बात करो तो यहाँ पे हर एक चीज क्या होने वाली है? कॉमन. तो ये रिलेशन है. ये क्या है? रिलेशन. D1 is always equal to P10, D2 is equal to P20, D3 is equal to P30, so on D9 is equal to P9. ये रिलेशन अगर दिमाग में बैठ गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा? ये 1 मार्क करो. Q3 is equal to 25.75. इन लोगों ने बोला P75 फाइंड करो. अरे हमें तो पता है Q3 और P75 दोनों बाय बाय है. ये हो गया 25.7. तो आ गया आंसर. लो ये 1 मार्क का क्वेश्चन. कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं. अब आधे से ज्यादा लोग इसके अंदर फॉर्मूले ढूंढने जाते हैं तो कुछ लगा नहीं. रिलेशन है, सिंपल था. सर हम लोग स्कूल में ऐसे लिखे चलेगा? हाँ चलेगा. सर कैसे लेंगे? भाई एक सेंटेंस लिख दो. Q3 and P75 both are equal, so Q3 is this much, then P75 will be this much. खत्म कहानी. इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं. फिर उसके बाद the mean and mode x bar is equal to 5.5, mode mo is equal to 6.4. आपको बोला मीडियन फाइंड. अभी अभी हमने अप्रॉक्स फार्मूला देखी. क्या बोलता है? mo is equal to 3m minus 2x bar. अब mo मेरा है 6.4, 3m पता नहीं, 2x bar 2 into 5.5, 6.4 is equal to 3m minus 11. 11 को इस साइड ले लो तो 6.4 plus 11 is equal to 3m. 17.4 is equal to 3m. 5.8 is equal to m. तो मिल गया आंसर. इजी. कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का. फिर उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स. कोई भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला कुछ ऐसी थी कि रूट ऑफ n नंबर. तो यहाँ पे दो नंबर है तो स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट. अब जब मैं स्क्वायर रूट बात करूं तो a into b, उसकी वैल्यू है 8. उसकी वैल्यू क्या है? if one number is 4, let us assume a is equal to 4, तो b is equal to how? ठीक है, करते हैं ना. नहीं होता ऐसा. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स अगर कर दे तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √4 into b जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा. 2 सॉरी ये तो 2 का 8 का स्क्वायर 64. ये 2 और ये रूट कैंसिल तो 4 into b. therefore b is equal to 64 divided by 4 which is equal to 16. therefore b is equal to 16. अब आप जैसे तेजस्वी लोग लेके आ जाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? गलत. क्लियर डन. तो ऐसी गलती मत करना कभी. चलो अब मेन वीकली वेजेस और प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री इज 81. x bar is equal to हमारा 81. फाइंड द मेन प्रोडक्शन कॉस्ट इफ
y is equal to 3x plus 50, y is equal to 3x plus 50। तो कुछ मत करो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना तो जो आपने पढ़ा नहीं उससे बाहर का कभी पूछने वाले नहीं। पहले मैं आंसर समझा दो फिर लॉजिक समझा। इन लोग ने ये बोला कि भाई जो मेन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 81, इन लोग का वीकली प्रोडक्शन करने का इन लोग की कैपेसिटी जो है वो कितने यूनिट्स है 81, तो उनको खर्चा कितना होगा, तो जितना आप प्रोडक्शन करो उतना ही खर्चा होता है। अगर मान लो आपने घर पे बराबर एक पाव भाजी बनानी है तो एक पाव भाजी में जितना आलू जाता होगा ये जाता होगा उतना ही खर्चा होगा, 10 पाव भाजी के तो खर्चे हो ही नहीं सकते कभी भी। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला कि इन लोगों ने 81 यूनिट्स बनाए, इन लोगों ने कितना बनाए, तो खर्चा कैसे है, तो खर्चे के अंदर x की जगह पे 81 है, कुछ मतलब y is equal to 3 into 81 plus 50, 3 into 81 243 plus 50 293 plus the production cost is rupees 293। समझ में आई बात? इजी सिंपल, बस खाली डराने के लिए क्या है x दे दिया y दे दिया, और बच्चों को x और y से इतना नफरत हो जाता है कि साला कॉमर्स लेके भी पीछा नहीं छोड़, पर ऐसा कोई मतलब बनता नहीं। चलो फिर उसके बाद मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 10, a minus 5, a plus 1, a plus 2, a minus 3 और 8 is 10। सबसे पहले मीडियन जब कॉमा 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 वाले डेटा होते हैं उसका पहला रूल थंब रूल अरेंज करो। पहला रूल क्या है, अरेंज करो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे पहले a में से -5 जाएगा, वो सबसे कम a minus 3 फिर a होगा n is equal to, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है बराबर, तो n plus 1 divided by 2 ph ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 5 plus 1 divided by 2 ph ऑब्जर्वेशन 6 divided by 2 ph ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है, तो m is equal to a। अब a की वैल्यू m की वैल्यू को तो देके रखिए 10, therefore 10 is equal to a। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर a के अलावा भी बोला होता है फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी या ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, ओरिजिनल, तो a तो फाइंड कर लिया। अब ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन के अंदर पहले था a minus 5, तो 10 minus 5 कितना होता है 5। फिर दूसरा था हमारे पास a minus 3, 10 minus 3 is equal to 7। तीसरा था a, जिसका आंसर 10, और फिर उसके बाद था a plus 1, 10 plus 1 is equal to 11, और फिर हमारे पास था a plus 2, 10 plus 2 is equal to 20। कोई डाउट है यहाँ तक? कारण કે આ લોકો લખેલું કે મીડિયન જે છે એ 10 છે, તો જે થર્ડ ઓબ્ઝર્વેશન હશે એ 10 હશે। मैं भी तो लॉजिक लगा दी। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का लिख लो इतना। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा।
तो बच्चों अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब एक सम जो है ना बहुत ही अच्छा सम है, वो ये वाला। इस सम के अंदर मैं सारे क्यों वाले आंसर्स हैं आप लोग को दे दूं। ये नॉर्मल सा सम है, आपको फाइंड करना है Q1 और Q2। Q1 की फॉर्मूला है 1 and 2 n divided by 4 th होगा। सर n divided by 4 क्यों लिया? क्योंकि ये क्लास के अंदर +1 आता नहीं, ये उस टाइम पे दिमाग चलना चाहिए फटाफट से। अब टोटल n जो है वो मेरा है 100 डिवाइडेड बाय 4 th ऑब्जर्वेशन, वो हो जाता है 25 ऑब्जर्वेशन। मुझे CFI में देखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे CFI लिखा हुआ है 25 है, नहीं 26। ये n सॉरी Q1 की फॉर्मूला है L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इनटू C। अब सबसे पहले मैं हर वक्त पता है ये चेक करवाता सेम है। यहाँ पे 20 है 30 क्या सेम है? तो हमारा अब L की वैल्यू क्या लिखेंगे वो बताओ। L की वैल्यू लिखने के लिए आपके पास 2 रास्ते, बराबर। एक बहुत सारे बच्चों के अंदर एक गलतफहमी होती है, वो ये होती है रट्टा मार के बैठे होते हैं कि सर हम लोग ऐसा कर लेते हैं 0.5 लिख के आ जाते। क्लियर है? स्कूल में वही सिखा होता है 0.5 नहीं करना होता। टेक्निकली क्या करना है, आपके पास कैलकुलेटर है, भगवान की दया से कैलकुलेटर उठाओ, 29 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 इसको और इसको कंपेयर करो और कितना गैप आ रहा है 29.5। तो आपका L बन जाएगा 29. अगर आपने सम को 30 से किया आपका आंसर मैच करेगा नहीं। पहली चीज, सर हमारे स्कूल में ऐसा सिखाया सारे 0.5 नहीं, गलत। मैं आगे एक और क्वेश्चन के अंदर वो चीज आपकी गलतफहमी दूर कर। फिर उसके बाद यहाँ पे n/5 जो है वो है हमारा 25, CF जो है हमारा CFI वो है 9, फ्रीक्वेंसी जो है वो है 17। अब क्लास लेंथ में मैं पता है कभी भी ये कंपेयर नहीं करवाता था, मैं हमेशा होता है नीचे का कंपेयर, कि जो ऊपर का कंपेयर करें तो 30 और 34 में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वहीं पे आप गलत हो जाओगे। इसलिए मैं हमेशा नीचे से 30 और 35 में कितना है 5, तो यहाँ पे इनटू 5। ये पॉइंट बड़ा ही IMP है और ये पॉइंट बड़ा ही है। क्लियर है? ये दोनों जगह पे अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो उसके क्रॉस का ऊपर का लो, प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, जो आंसर आए वो लिख दो। और क्लास लेंथ हमेशा इन दोनों का फाइंड करना, ऐसे कभी करना नहीं। इसलिए मैं हर बार टोकता था आपको, तो आज इसका रहस्य बता। अब ये क्यों करना 0.5 वाला? सर हमारे स्कूल में तो ऐसा बोला 0.5 यूज कर लो, 0.5 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपके पास कोई क्लास ऐसा आ जाता 0 to 9.7 बराबर 10 to 19.7, अगर ऐसा क्लास आ जाए आप तो 0.5 ढूंढ के आ जाते 9.5 पर। यहाँ पे आप अपने कैलकुलेटर में लगाओ 9.75 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका इस केस के अंदर आपका अगर ऐसा कुछ बन रहा होता तो L हो जाता 9.87। समझ में आई बात? क्लियर है? तो आप 0.5 हर जगह पे 0.5 ठोक सकते हैं नहीं, तो वो लॉजिक दिमाग से हटा देना। क्लियर? लिख लो फटाफट से।